ओके, सो आज फिर से वही सम शुरू कर रहे हैं। आपको जैसा कि बताया था कि जो भी मैं 3 एक्सपेरिमेंट आपको कराने वाला हूँ, वो अमृता वी लैब पे अवेलेबल है और आपने होपफुली अब तक उसके ऊपर अपना लॉगिन बना लिया होगा। और लॉगिन करके आप एक फिजिकल साइंसेस का जो टाइटल है उसको सेलेक्ट करिए, उसमें आपको नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट मिलेंगे और जिसमें से जो ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट हैं, ऑप्टिक्स वर्चुअल लैब, उस लिस्ट में सबसे लास्ट में आप देखिएगा एक एक्सपेरिमेंट गिवन है जिसका नाम है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। आज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में बेसिक्स डिस्कस करेंगे और कल इसके एक्सपेरिमेंट को सिमुलेटर की मदद से कैसे करना है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैं चैट बॉक्स थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ अपना, ताकि मैं फोकस कर सकूं कि क्या आपको बताना है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जैसे हम ओपन करते हैं तो उसमें कई सारे टाइटल्स के टैब्स नज़र आते हैं, जिसमें से थ्योरी है, प्रोसीजर है, सेल्फ इवैल्यूएशन पहले मैं बता चुका हूँ, ये आपके लिए है, आप उसको करिए। एंड देन सिमुलेटर, जिसको आज नहीं डिस्कस करेंगे, कल करेंगे। असाइनमेंट ऑब्वियसली आप इसको असाइनमेंट तो है ही, आप उसे देख कर करिए। रेफरेंसेस इसलिए दिए हुए हैं कि फर्दर रीडिंग अगर आप करना चाहें। एंड देन यू कैन गिव द फीडबैक टू द डेवलपर ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, उनको अपना फीडबैक दे सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो, जिससे कि वो उसको और बेटर बना सके। ओके, तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हम क्या क्या करना चाहते हैं। ऑल्दो इस वर्चुअल लैब में इन्होंने 2 एम सेट किए हैं टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर ऑफ द ग्रेटिंग यूजिंग द ग्रीन लाइन ऑफ मर्करी स्पेक्ट्रम। फर्स्ट एम को हम फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये गिवन है, हम आपको बता देते हैं कि कितने लाइंस हैं आपके डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, ये गिवन होता है। तो आपका जो सेकंड है वही आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द अदर प्रोमिनेंट लाइंस ऑफ मर्करी बाय नॉर्मल इंसिडेंस मेथड। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट के बारे में एक मैनुअल मेरे अपने वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है, वहां से जाकर आप उसको पढ़ सकते हैं और एक्सपेरिमेंट के को परफॉर्म कर सकते हैं। जितने भी मैं एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ हमारा मेथड एक ही रहेगा। आप में से जो लोग भी इसको अटेंड करेंगे मैं उनको असाइनमेंट दूंगा, जो अटेंड नहीं कर रहे हैं वो फिर अपने बारे में स्वतंत्र है कि वो कैसा एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। क्योंकि जिनको अगर मैंने एक्सपेरिमेंट बताया नहीं है तो जब लैब खुलेगा, जो होपफुली नवंबर में हम लैब खोलने जा रहे हैं आपके लिए, तो जब भी लैब खुलेगा तो वहाँ वो एक्सपेरिमेंट फिर वो अपनी सहूलियत और अपने ज्ञान के से ही करेंगे, क्योंकि बगैर थ्योरी और बगैर प्रोसीजर डिस्कस किए ये एक्सपेरिमेंट कराया नहीं जा सकता। और जब ये डिस्कस किया जा रहा है तो ऐसे स्टेटस में एब्सेंट हैं, मेरे ख्याल से भी मैं देख रहा हूँ कि 31 आउट ऑफ 60 इज प्रेजेंट, तो लगभग आधे एब्सेंट है। लास्ट लेक्चर में केवल 40 थे। तो अगर ये स्थिति है तो फिर आप समझदार बच्चे हैं, अपने बारे में निर्णय स्वयं ले सकते हैं। लेकिन जो असाइनमेंट है वो उन्हीं के लिए जो प्रेजेंट हैं, और ऑब्वियसली उन्हीं का असाइनमेंट चेक भी होगा। और जब आप एक्सपेरिमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी कि लैब में भी पूरा कर लेंगे तो उनकी ही रिकॉर्ड कॉपी भी चेक होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपका जो एम है वो टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द अदर प्रोमिनेंट लाइंस ऑफ मर्करी बाय नॉर्मल इंसिडेंस मेथड। आप हमारे मैनुअल और जो यहाँ मेंशन है इन दोनों की मदद लेते हुए इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करेंगे। और चेक जैसे कहते हैं, आपको याद होगा फर्स्ट टाइम हम पहले आपकी रीडिंग चेक करते थे, उस तरीके का मामला है असाइनमेंट, कि आप अपना जो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन एंड रिजल्ट, इतना हिस्सा मुझे जरूर भेजेंगे ताकि मैं देख लूँ कि आपको समझ में आ गया है कि नहीं। और उसके बाद हमसे अप्रूवल मिल जाने के बाद आप एक्सपेरिमेंट को अपने रिकॉर्ड में लिख सकते हैं। वैसे चूंकि होप है कि कॉलेज ओपन हो जाए शायद नवंबर में, ऐसा बातचीत चल रही है गवर्नमेंट लेवल पे, तो अगर ऐसा हो जाता है तो आप एक्चुअल एक्सपेरिमेंट भी कर पाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया, समय बहुत ही कम है, शायद आपको सिर्फ 1 दिन मिले एक एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के, यानी कि 1.5 आवर में आपको एक्सपेरिमेंट पूरा करना होगा। सो इट्स बेटर कि आप एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझ। आइए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। इसमें हमें रिक्वायरमेंट क्या है अपरेटस के लिए।
एक स्पेक्ट्रोमीटर चाहिए, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग चाहिए और मरकरी वेपर लैंप चाहिए। सो स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में लास्ट एक्सपेरिमेंट में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया था। एनिमेशन भी मैंने आपको दिखाए थे कि ताकि आप स्पेक्ट्रोमीटर की वर्किंग, उसके डिफरेंट सेगमेंट्स और हर एक सेगमेंट क्या काम करता है और कैसे हम स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ करते हैं, कैसे उसके रीडिंग को रीड करते हैं, लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं और लिस्ट काउंट की मदद से फिर टोटल रीडिंग कैसे निकालते हैं, ये डिस्कस किया जा चुका है। सो आपको, आई होप कि आपको पता ही होगा, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप किसी वर्चुअल लैब पर जो प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट है उसमें एनिमेशन दिया हुआ है, दोबारा देख सकते हैं, या जो हमने वीडियो अपलोड की है उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। थोड़ा ये देखकर आपको निराशा होती है कि आप में से अभी अधिकतर बच्चों ने वो जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि अभी ये मेरे लिए बार बार पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ते जा रहे हैं, पीजीबी हो गया है, ऑनलाइन ऑफलाइन एक साथ ऑन हो गया है, कि मैं बार बार गूगल क्लासरूम में आपको सूचित करूं कि वीडियो अपलोड हो गया है। ठीक है, तो अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको अपने आप नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। अदरवाइज तो अब मैं केवल ज़्यादा ये कर सकता हूँ कि वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, नोटिस वगैरह देना अब इतना तो समय नहीं अब बचता है। ठीक है, सो फिर से एक एडवाइस है कि आप उसको सब्सक्राइब कर लें। ओके, अब थ्योरी की बात करते हैं। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट डिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। ऑल्दो मैं आपको डिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, लेकिन वो सेकंड यूनिट है, अभी इसको पढ़ाने में वक्त लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक्स बता दूं। डिफ्रैक्शन के बारे में आप जानते हैं कि जब भी कोई लाइट रे किसी एक ऑब्स्टिकल से होकर गुजरती है, उसके किनारों से होकर गुजरती है, एजेस से, या किसी फाइन होल से होकर गुजरती है, तो जो लाइट रे है या जो लाइट की बीम है वो अपने कॉर्नर्स पर बैंड हो जाती है, किनारे पर मुड़ जाती है। और ऐसा तब होता है जब ऑब्स्टिकल का साइज या जो होल है या जो अपर्चर है उसका जो साइज है वो साइज किसके ऑर्डर का हो, जो लाइट सोर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस लाइट सोर्स के वेवलेंथ का ऑर्डर का हो। और इस घटना को हम, इस फिनोमेना को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, सो ये कॉर्नर पे बैंड हो जाने से क्या नया हो जाता है? इससे नया ये हो जाता है कि लाइट रीजन जो होना चाहिए, यानी कि जो ओपनिंग है उसके ठीक सामने के रीजन में ही लाइट पड़नी चाहिए। अगर लाइट पैरेलल आ रही है तो उतने ही रीजन में पड़नी चाहिए, लेकिन डिफ्रैक्शन की वजह से वो रीजन जहां पर शैडो होना चाहिए, यानी जहां लाइट नहीं पड़नी चाहिए, वहां भी लाइट का एक स्मॉल पार्ट पहुंच जाता है। ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में भी लाइट वेव्स पहुंच जाती है। तो ये जो लाइट रे ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में पहुंच जा रही है, that is because of the bending of the light ray, and that bending is due to the phenomena of diffraction। इसकी वजह से होता है। तो डिफ्रैक्शन का एक मोटा मोटा एक आइडिया ये है, और आपने 11th में इसको पढ़ा होगा। और सबसे जो सिंपल एक्सपेरिमेंट डिफ्रैक्शन का होता है वो है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन सिंगल स्लिट आपको पढ़ाया जाएगा, बल्कि डबल स्लिट भी आपको पढ़ाया जाएगा। सिंगल स्लिट का मतलब कि जैसा आपको स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ाते समय बताया गया था कि स्लिट एक ऐसा ओपनिंग है जिसकी विड्थ नेग्लिजिबल हो और लेंथ फाइनाइट हो। तो एक स्लिट है, इसकी विड्थ जो है बिल्कुल, ऑल्दो यहाँ तो काफी चौड़ा दिखाया गया है, लेकिन विड्थ बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो कितनी है करीब विड्थ, एक आइडिया देने के लिए तो कहते हैं कि इसकी स्लिट की जो ओपनिंग है, जो खुला वाला हिस्सा है, उसका, उसकी मोटाई जो लाइट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर की। तो लाइट, जैसे मान लीजिए कि आप येलो लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो येलो लाइट की वेवलेंथ किस ऑर्डर की होती है? तो अगर आप एंगस्ट्रॉम में बोलेंगे तो आप कहेंगे करीब 6000 एंगस्ट्रॉम के आसपास। नैनोमीटर में बोलना चाहेंगे तो कहेंगे लगभग 600 नैनोमीटर के आसपास। और अगर आप माइक्रोमीटर में बोलना चाहेंगे तो कहेंगे 0.6 माइक्रोमीटर। तो यानी कि 1 माइक्रोमीटर से भी कम। तो ये जो स्लिट है इसकी मोटाई 1 माइक्रोमीटर से कम है। ठीक है, अब इसके ऊपर मान लीजिए पैरेलल लाइट इंसिडेंट हो रही है स्लिट के ऊपर। तो अगर पैरेलल लाइट इंसिडेंट होती है तो आप जानते हैं कि पैरेलल लाइट का जो वेवफ्रंट होता है वो किस शेप का होता है? उसका वेवफ्रंट का शेप जो होता है वो पैरेलल होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। आपको याद होगा हाइगन्स, जब मैंने आपको थ्योरी क्लास ली थी और हाइगन्स का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, तो बताया था कि जो वेवफ्रंट है, पॉइंट सोर्स होगा तो सर्कल होगा, है ना, लाइन सोर्स होगा तो सिलेंड्रिकल हो सकता है, और अगर पैरेलल रेज आ रही हो तो उसका वेवफ्रंट भी पैरेलल होगा। तो पैरेलल वेवफ्रंट आ रही है और स्लिट के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, यहाँ तक तो ठीक है।
लेकिन स्लिट से पास होने के बाद क्या हो, क्योंकि स्लिट की थिकनेस बहुत कम है, 1 माइक्रोमीटर की ऑर्डर की है, ठीक है। तो जितनी भी थिकनेस 1 माइक्रोमीटर अब है तो बहुत कम, लेकिन जितनी भी है कुछ तो है ही इसकी विथ। उस विथ में आप कंसीडर कर लीजिएगा देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पर 3 पॉइंट्स करके दिखाया गया हुआ, एक अपर एज पे, एक लोअर एज पे, एक सेंट्रल एज पे, ठीक है। सो ईच पॉइंट, अब लाइट जो है पैरेलल रेज इस ओपनिंग से होके तो निकलेगा, ओपनिंग के ऊपर यानी एज के ऊपर के हिस्से से, एज के नीचे के हिस्से से तो होकर निकल नहीं सकता, केवल एक ओपनिंग से होकर लाइट बाहर आ सकती है। तो जो लाइट बाहर आएगी, सो इस ओपनिंग का हर एक बिंदु अपने आप में सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा। और चूंकि ये पॉइंट है, तो ये जो सेकेंडरी सोर्स होगा इसका नेचर कैसा होगा, सर्कल होगा। लेकिन चूंकि लाइट आगे की ओर प्रोपेगेट हो रही है, इसलिए इसको हम सर्कल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेमिस्फेरिकल। हेमिस्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट होगा। तो आप देख रहे होंगे कि तीनों पॉइंट से हेमिस्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट हो रहा है और ये एक दूसरे के साथ इंटरफियर भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि स्लिट में 3 ही पॉइंट होंगे, पॉइंट तो बहुत सारे कंसीडर किए सकते हैं इसके अंदर, लेकिन फिलहाल अपने समझने के लिए, आसानी के लिए हमने सिर्फ 3 पॉइंट ही कंसीडर किया है। इन 3 पॉइंट से निकलने वाले हेमिस्फेरिकल वेव फ्रंट के बीच में इंटरफेरेंस होगा और इस इंटरफेरेंस की वजह से इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, इंटेंसिटी फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होगी क्योंकि इंटरफियर कर गए, ठीक है। सो डिफ्रैक्शन की घटना भी एक तरह से इंटरफेरेंस ही है। फिर अंतर क्या है, ये खैर मैं जब आपको सेकंड में पढ़ाऊंगा तो ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सा भी बता देता हूँ। इंटरफेरेंस में इंटरफियर करते हैं दो ऐसे वेव्स जो अलग अलग सोर्सेस से चल के आ रहे हो, और सोर्सेस कैसे होने चाहिए, दे शुड बी कोहेरेंट, ठीक है। अब ये कोहेरेंट सोर्सेस दो वर्चुअल सोर्स भी हो सकते हैं जैसा कि बाइप्रिज्म में, या दो रियल सोर्स भी हो सकते हैं जैसा कि यंग डबल स्लिट में, या एक वर्चुअल और एक रियल हो सकता है जैसे कि लर्ट्स मिरर में। लर्ट्स मिरर आपको आगे पढ़ाया जाएगा। सो दो कोहेरेंट सोर्सेस की आवश्यकता होती है, और उन दो कोहेरेंट सोर्सेस से निकलने वाले वेव फ्रंट के बीच में जो इंटरफियर होता है उसकी वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ एक ही सोर्स के बनने वाले वेरियस सेकेंडरी सोर्सेस, सोर्स एक ही है, उसके वेरियस सेकेंडरी सोर्स, हर पॉइंट अपने आप सेकेंडरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स से निकलने वाले सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच में जो इंटरफेरेंस, जो इंटरफियर होता है, उसकी वजह से जो इंटेंसिटी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो दिस इज द मोटा मोटा डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ओके, सो एक सामने स्क्रीन है, राइट साइड की फिगर को देखिए, एक सामने स्क्रीन है, उसके ऊपर डिफ्रैक्शन पैटर्न नजर आ रहा है। कैसा, स्लिट के ठीक सामने बीच वाले हिस्से में एक वाइड सा इंटेंस सा सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, जिसके दोनों तरफ मिनिमाज होंगे यानी डार्क पैच होगा, और उसके बाद फिर से एक मैक्सिमा होगा, लेकिन वो मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा जितना ब्राइट नहीं होगा, जितना वाइड भी नहीं होगा, ना वाइड उतना होगा ना ब्राइट उतना होगा, उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस होती जा रही है, ठीक है। और ये जो रिड्यूसिंग मैक्सिमा ऊपर दो दिख रहे हैं, नीचे दो दिख रहे हैं, छोटे छोटे हुप्स जैसे दिख रहे हैं, उनको कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। तो यानी कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में 3 चीज होती है, एक होता है सेंट्रल मैक्सिमा, मिनिमाज, मिनिमाज तो जीरो इंटेंसिटी हुई, और सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। सो ये बात तो हुई एक स्लिट की, और इस तरीके से आपको सेंटर मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी देख लेते हैं। ये जो सोर्सेज हैं, सॉरी सेकेंडरी सोर्सेज हैं, सो स्लिट के सेंटर से ऊपर के हिस्सा और सेंटर से नीचे का हिस्सा, यानी कि स्लिट की ओपनिंग उसको दो हिस्से में बांट लीजिए, अपर पार्ट लोअर पार्ट, यानी सेंटर और अपर एज के बीच का और सेंटर और लोअर एज के बीच का, दो हिस्सों में बांट लीजिए। ये दोनों हिस्सों से चलने वाली वेव अगर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करती है, किसी स्क्रीन के किसी बिंदु पर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करती हैं, तो वहां क्या मिलेगा, मिनिमा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ऊपर जो है 3 मिनिमा दिख रहे हैं इसमें, और नीचे भी 3 मिनिमा दिख रहे हैं। देखिए नीचे वाले मिनिमा में मैं कर सकता हूँ 1 2 3, आगे भी होंगे लेकिन चूंकि वीक हो गया है तो आगे पैटर्न बनाया नहीं गया। देयर आर 3 मिनिमास, और ये तीनों मिनिमास की क्या खूबी होगी कि अगर स्लिट से यहाँ पे मिनिमास के बीच में अपर एज से लाइन ड्रॉ करें और लोअर एज से लाइन ड्रॉ करें, तो उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा, वो पाथ डिफरेंस कितना होगा, ए साइन थीटा के बराबर होगा। ए क्या है, स्लिट की मोटाई, ठीक। थीटा क्या है, जो आप
ऑप्टिक एक्सिस है और सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस और मिनिमा जहां पर है स्लिट से मिनिमा को मिलाने वाली लाइन और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। सो दिस ए साइन थीटा के बराबर अगर पार्ट डिफरेंस होगा तो मिनिमा की कंडीशन फुलफिल हो जाती है। आगे ये डेरिवेशन में अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आपको सेकंड में डिस्कस करूंगा। और आगे चलकर इसकी एक कंडीशन हो जाती है कि ये जो ए साइन थीटा है ये एन लैम्डा के बराबर हुआ। क्यों? डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या हुई कि व्हेन waves coming from the upper portion of the slit, upper portion means upper edge to center, and from lower portion means lower edge to center. अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन से आने वाले वेव के बीच में अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो इसका मतलब है कि दैट इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, यानी इंटीजर नंबर ऑफ वेवलेंथ के बराबर होगा। सो इफ एस डेल्टा एस इक्वल टू साइन थीटा लिखा हुआ है तो ये डेल्टा एस एन लैम्डा के बराबर हो जाए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन फुलफिल होती है। ये कैसे आया ये आपको सेकेंड में पढ़ाऊंगा। सो ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा हो जाए तो ये मिनिमा की कंडीशन होगी। यहाँ पे n क्या है? ऑर्डर ऑफ द ईच मिनिमा है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि इसके अंदर ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो पहले वाले को फर्स्ट कहेंगे, दूसरे को सेकंड, फिर थर्ड, सो ऑन। तो ऑर्डर ऑफ द मिनिमा, लैम्डा इज द वेवलेंथ, ए इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, स्लिट की मोटाई, एंड थीटा इज द एंगल एट विच डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर। तो ये सारी डिस्कशन हुआ सिंगल स्लिट के बारे में। इंटेंसिटी के बारे में भी एक एक्सप्रेशन है जिसको इस तरीके से लिखते हैं कि किसी भी जगह पे जो इंटेंसिटी होगी क्या होगी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर एंड डेल्टा बाई 2 अपॉन डेल्टा बाई 2 होल स्क्वायर, वेयर डेल्टा इज डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल थीटा से कैसे रिलेटेड होता है? डेल्टा इज 2 पाई ए आप जान ही रहे क्या है, साइन थीटा भी आप जान ही गए, अपॉन लैम्डा, ठीक है। सो इससे इंटेंसिटी आप इसमें वैल्यू थीटा की अलग अलग रखते जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? सेंटर पे हो सकती है, आई नॉट के बराबर हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद मिनिमा कब हो जाएगी थीटा किस वैल्यू के लिए? डेल्टा जीरो होगा, और जब डेल्टा जीरो होगा तो आई जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर थीटा की किस वैल्यू के लिए सेकेंडरी मैक्सिमम बनेगा, ये आप इन दो फार्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की। ये क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ऑल्दो जैसा लिखा है ऐसा हम इस्तेमाल नहीं करने जा रहे हैं, हम जैसा इस्तेमाल करेंगे थोड़ी देर में आपको हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये भी गलत नहीं है, इन्होंने अपने तरीके से इसको लिखा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, आपको उसको समझना होगा। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इन इज एन अरेंजमेंट ऑफ एन नंबर ऑफ स्लिट, यानी कि अभी तो एक स्लिट था, अगर अगर आप इक्वल डिस्टेंस पर आप एन नंबर स्लिट बना दें, जैसे मान लीजिए 100 स्लिट्स बना दें, और उनकी खूबी क्या होनी चाहिए? 3 वर्ड्स याद रखिएगा, इक्वी विथ यानी समान चौड़ाई, इक्वी डिस्टेंट यानी कि दो स्लिट्स के बीच की दूरी बिल्कुल बराबर, इक्वी विथ, इक्वी डिस्टेंट एंड पैरेलल, ये 3 कंडीशंस हैं। और इसे बिल्कुल रट लीजिएगा, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है? इट इज एन ऑप्टिकल अरेंजमेंट ऑफ स्लिट्स, एन नंबर ऑफ स्लिट्स which are इक्वी विथ, इक्वी डिस्टेंट एंड पैरेलल। सो इस तरीके से नंबर ऑफ स्लिट्स आप सोचिए हो जाएंगे। तो अगर नंबर ऑफ स्लिट हो जाएंगे तो थोड़ा सा कंडीशन में फेरबदल होता है। अभी आप सिंगल स्लिट में देख रहे थे कि फॉर्मूला कुछ ऐसा था, ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में क्या चेंज हो गया, इन्होंने लिखा है साइन थीटा इक्वल टू कैपिटल एन एन लैम्डा, ठीक है। तो ए कहाँ गया और ये कैपिटल एन क्या है, कहाँ से आ गया? तो पहले बताता हूँ एन, कैपिटल एन क्या है, स्मॉल एन भी है ना, तो कैपिटल एन, एन इज द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग, ठीक है। तो अब अगर आप लैब में जाएंगे जब भी तो आपको जो स्लिट मिलेगी, सॉरी ग्रेटिंग मिलेगी, उस पर नंबर ऑफ जो स्लिट्स होंगे वो बहुत ज्यादा होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स ग्रेटिंग, मतलब जो आपको दिया जाता है। ये समझ के कि आप इस पर आसानी से कर पाएंगे। उसमें 15,000 लाइन 1 इंच में होती है, तो अगर 3 इंच की ग्रेटिंग है तो कितने लाइन हो गई? 45,000 हो गई। तो उसी को बोलते हैं, उसका जो आप ग्रेटिंग लेते हैं, जैसे आप कोई चीज खरीदने जाए तो उसके स्पेसिफिकेशन होगी ना, आप मोबाइल भी खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं कितना रैम है और कितना इसके अंदर मेमोरी है, वैसे इसका भी अपने एक स्पेसिफिकेशन है ग्रेटिंग का। LPI, LPI मीन्स लाइन पर इंच,
तो साधारण सी ग्रेटिंग जो आपको दी जाएगी लैब में, उसको उसमें होंगे 15,000 लाइन पर इंच, क्योंकि इंच ब्रिटिश यूनिट है और यहाँ पर हम इंच को इस्तेमाल नहीं करते, तो हम उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो अब क्या करते हैं इसको 2.56 इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, एक इंच में 2.56 सेंटीमीटर होता है। तो अगर 15,000 लाइन एक इंच में है तो एक सेंटीमीटर में कितनी होगी आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, ये एन कहाँ से आ गया, ये एन अगर हम मान लीजिए कि हम राइट हैंड साइड की जगह पे लेफ्ट हैंड साइड भी ले लें तो क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा ना, 1/n साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा हो जाएगा। कैपिटल एन को हम बाएं ले गए, 1/n साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। और ये जो 1/n है इसको कहते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। और ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है, ग्रेटिंग एलिमेंट इज इक्वल टू a प्लस बी। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये यहाँ लिखा नहीं है, मैं कहीं नोट कर लीजिएगा, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, यहाँ सारा मामला सेंटीमीटर में चल रहा है। अगर आपको पास n दिया हुआ हो 15,000 लाइन पर इंच, तो आप 1/n की जगह क्या कर लीजिएगा 2.56 अपॉन n कर लीजिएगा। जब आप लैब में, यहाँ तो नहीं जरूरत पड़ेगी, लैब में आप करिएगा 2.56, क्योंकि वहां पर तो 1 सेंटीमीटर में 15,000 लाइन थोड़ी है, वहां तो 2.56 सेंटीमीटर में 15,000 लाइन है ना। तो वहां पे 1/n करने के बजाय 2.56 अपॉन n। फिर से बोल दे रहा हूँ, a प्लस बी इक्वल टू 1/n। ठीक, लेकिन जब आप लैब में आइएगा तो 1/n ना लिखिएगा, वहां लिखिएगा 2.56/n, यहाँ फिलहाल 1/n। ठीक है, अब ये a प्लस बी क्या है, a इज द विथ, जैसे इसमें दिया हुआ a इज द विथ ऑफ स्लिट, स्लिट की मोटाई, और b क्या है, दो स्लिट के बीच की दूरी, दो स्लिट के बीच की दूरी, वो है b। और a प्लस बी को क्या कहते हैं, जोड़ दो इसको बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। तो फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा, अभी क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कैपिटल N स्मॉल n लैम्डा। ठीक, अगली लाइन क्या हो जाएगी, 1/n साइन थीटा इक्वल टू स्मॉल n लैम्डा, 1/कैपिटल N साइन थीटा इक्वल टू स्मॉल n लैम्डा। ठीक है, और 1/n की जगह क्या लिख लें, a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा, दैट बिकम्स द फॉर्मूला। n इज द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, n इज द नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट लेंथ, है ना, पर यूनिट है, यहाँ पे परसेंटेज में कर लीजिएगा, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइन एंड थीटा इज द डिफ्रैक्शन एंगल। ओके, सो नाउ कम टू द प्रोसीजर, कैसे करेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये जो पहला वाला फिगर आपको दिखाया जा रहा है, मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, आपके मैनुअल में भी दिया हुआ है, आपके एक्सपेरिमेंट में ये इसको करना नहीं है, क्योंकि अदरवाइज एक्सपेरिमेंट लेंदी हो जाएगा और इस बार चूंकि समय कम है, सो ये फर्स्ट पोर्शन हम स्किप कर रहे हैं। बल्कि जब आप लैब में आएंगे, सो प्रिज्म में भी चूंकि एक्सपेरिमेंट बहुत लेंदी हो रहा है, तो वहां भी प्रिज्म एंगल निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, वो गिवन हो जाएगा, और आप केवल एंगल ऑफ डेविएशन निकालिएगा, मिनिमम डेविएशन। सभी एक्सपेरिमेंट को हम इस तरीके से टेलर्ड कर रहे हैं कि ताकि आप उसको एक दिन में एक्सपेरिमेंट को खत्म कर पाए। ठीक है, तो वहां भी कर दिया है, एक पोर्शन हटा दिया है, यहाँ भी एक पोर्शन हटा दिया है, पर समझ लीजिए, है ना, आना चाहिए, पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। किस्सा ये है कि आपने इसका ऑब्जेक्ट देखा होगा, ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है बाय नॉर्मल इंसिडेंस मेथड। नॉर्मल इंसिडेंस यानी कि लाइट जो है ग्रेटिंग के ऊपर एकदम नॉर्मली पड़े, बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक, कैसे करते हैं, ये कॉलीमीटर है, आप पहचानते हैं, ये टेलीस्कोप है। हम क्या करते हैं कि पहले ग्रेटिंग को जहां प्रिज्म रखा था वहां ग्रेटिंग रख देते हैं। जब ग्रेटिंग रख देते हैं उसके बाद क्या करते हैं कि टेलीस्कोप को कॉलीमीटर के सापेक्ष 90 डिग्री पे फिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर स्केल वो बनाई हुआ है, वर्नियर स्केल, तो हम रीडिंग पढ़ के कर सकते हैं। पहले हमने डायरेक्ट रीडिंग पढ़ा, कितना डायरेक्ट रीडिंग आया, और जो डायरेक्ट रीडिंग पढ़ा उसमें से 90 डिग्री घटा दिया तो दाएं तरफ चले जाएंगे, जोड़ देंगे तो क्या चलेंगे, बाएं तरफ चले जाएंगे। तो बाएं दाएं दोनों तरफ कर सकते हैं, फिलहाल मैं दाएं तरफ के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, कि जो भी रीडिंग आई, मान लीजिए कि आपने V1 की रीडिंग ली 112 डिग्री आई, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। इसी तरीके से V2 की भी आप 180 जोड़ लीजिए 112 में, जो भी है। ओके, सो 112 में से हमने 90 डिग्री घटा दिया, कितना बचा, 22 डिग्री। सो जो रीडिंग 112 थी हमने टेलीस्कोप को 22 डिग्री पे सेट कर दिया। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं केवल मेन स्केल रीडिंग बोल रहा हूँ, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में मेन स्केल और वर्नियर स्केल रीडिंग दोनों लेकर टोटल रीडिंग के साथ किया जाता है। मैं आपको समझाने के लिए एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। सो सब्ट्रैक्ट करके आपने टेलीस्कोप को यहाँ पहुंचा दिया।
जब 90 डिग्री इधर से आपने घुमाया तो ऑब्वियसली कॉलीमीटर से भी वो 90 डिग्री पर होगा। ठीक, अब हमने ग्रेटिंग को रखा और ग्रेटिंग को इस तरीके से प्रिज्म टेबल को, अब प्रिज्म टेबल घुमाया, टेलीस्कोप को नहीं, पिछली बार टेलीस्कोप घुमाया था। अब की प्रिज्म टेबल को ऐसे घुमाया कि कॉलीमीटर से आने वाली लाइट हमें टेलीस्कोप के क्रॉस वायर पर दिखने लगे। क्रॉस वायर पे दिखने लगे, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है वो इनकमिंग बीम के साथ 45 डिग्री बना रहा है, तभी वो आउटगोइंग बीम के साथ भी 45 डिग्री बना रहा होगा। और ये 45 एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 है। अगर सामने दिख रहा है टेलीस्कोप में, इसका मतलब 45 हो गया। दिख रहा मीन्स क्रॉस वायर पे दिख रहा, क्रॉस वायर पे तो 45 है। तो अब हमें प्रिज्म टेबल का एंगल पता लग गया, ये 45। अब हम क्या करें? अब हम प्रिज्म टेबल को की रीडिंग पढ़ लें। इस अवस्था में प्रिज्म टेबल की रीडिंग पढ़ लें। रीडिंग पढ़ ली। अब इस रीडिंग क्या करें हम? 45 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें। तो आप सोचिए कि अगर इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को हम 45 डिग्री घुमा दें, 45 डिग्री घुमा दें, सोच के देखिए आप, आपके सामने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग रखा हुआ है, तो वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कैसा हो जाएगा? जैसा दाईं तरफ वाली फिगर में 45 डिग्री घुमा कर देखिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमा कर देखिए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को। सो जैसा दाईं तरफ वाले में डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है वैसा हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो क्या कहेंगे? नाउ द बीम विल इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो जो लाइट इस पे इंसिडेंट होगी वो लाइट चारों तरफ डिफ्रैक्ट होगी, डिफ्रैक्शन होगा। अब ये डिफ्रैक्शन कैसा होगा ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए फिर आगे चलकर हम प्रोसीजर की बात करेंगे, रियल लाइफ में कैसे करते हैं वो बात यहाँ डिस्कस की गई है कि पहले किस तरह से हम नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, पहला पैराग्राफ इसी बात पे खर्च किया गया कि नॉर्मल इंसिडेंस के लिए कैसे हम सेटिंग करते हैं, और फिर दूसरा पैराग्राफ कि एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में हम कैसे करते हैं। तो फिलहाल हम आपको ये सेकंड पैराग्राफ ही कराएंगे, ऑनलाइन में भी आपको ये सेकंड पैराग्राफ का ही हिस्सा करना पड़ेगा। सिमुलेटर के मामले में कैसा करेंगे ये यहाँ पे मेंशन है, ये मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कल जब आपको मैं सिमुलेटर के साथ एक्सपेरिमेंट करूंगा तो आप देखेंगे। अब देख सकते हैं कि बिल्कुल मोटा मोटा वैसा ही है जैसा प्रिंट एक्सपेरिमेंट आपने किया था, बस इस बार यहाँ पर प्रिंट की जगह पर आप गौर कीजिए। नीचे देखिए जरा सा, नीचे यहाँ पे जहाँ पे लार्ज वर्जन दिखाता है, ये देखिए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सो इसको कल मैं आपको डिस्कस करूंगा। ये मैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हटा कर दिखाता हूँ, हट गया तो लाइट देखिए सामने पड़ रही है और ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग रख दिया हमने। आप गौर कर, ये डिफ्रैक्शन इस तरीके से रखते हैं, तो एक टेबल के ऊपर ही डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को भी माउंट करते हैं। ठीक, सो इस हिस्से को आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैंने सिमुलेटर इसलिए दिखा दिया कि आप चाहो तो R&D कर सकते हो। आज के पीरियड में भी 45 मिनट बचा हुआ है, आज मैं एक ही सेशन लूंगा, सेकेंड सेशन नहीं। आज मैं पहले आपको बताऊंगा कि आपकी जो क्वेरीज हैं उनको मैं रिजॉल्व करने जा रहा हूँ। जस्ट अ मोमेंट। ओके, कई बच्चों ने ये कहा था कि उनका जो सिमुलेटर है, बाकी सब कुछ तो ओपन हो जा रहा है सर, सिमुलेटर जो है हमारा हमारे ब्राउजर्स में ओपन नहीं हो रहा, ऑल्दो मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर पर ये ओपन हो जाता है। लेकिन कई लोग का ये कहना है कि मोबाइल पे ओपन नहीं होता है। मैं जरा एक बार देखता हूँ, क्योंकि जो अच्छे मोबाइल हैं उनमें तो ये खुल रहा है, बाकी में कैसे इसको करेंगे इसको हम बताएंगे। लेकिन कई लोग का कहना है कि गूगल क्रोम पे सर ओपन नहीं हो रहा, गूगल क्रोम पे बताइए कैसे ओपन किया जाएगा। हाँ देखिए, किसी ने लिख भेजे सर मोबाइल पे नहीं ओपन हो रहा। मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा जरूर से। फिलहाल हम बात करते हैं कि मोबाइल पे कैसे फिलहाल आप कैसे कर सकते हैं, है ना। वहाँ पर एक और आप एड्रेस नोट करिए, मैं इसको चैट बॉक्स में कट एंड पेस्ट कर दे रहा हूँ ताकि आप सब इसको नोट कर सके। एक और नोट करिए, ये मैंने एक देखिए एक एड्रेस नोट आपको शेयर किया है, ov-au.vlab.ac.in। ठीक है, ये भी अमृता के पास जाने के लिए एक तरीका है। दिस इज मिरर, आप कंप्यूटर की भाषा शायद समझ मिरर है ना, उसका मिरर। देखिए यहाँ भी लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट दे रहा हूँ, एंगल ऑफ रेज, स्पेक्ट्रोमीटर, कॉचेस, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, पावर द प्रिज्म सोर्स। सो यहाँ पे भी प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर, है ना। तो आपको कौन सा करना है? ये स्पेक्ट्रोमीटर, डिस्पर्सिव पावर। आज कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। यहाँ आप ओपन करके देखिएगा, देखिए मैंने क्रोम में खोल रखा हुआ, आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए मैंने क्रोम में ओपन कर रखा हुआ है।
मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर से बाहर आकर मैंने क्रोम में खोला हुआ है, और यहाँ देखिए मैं आपके लिए खोलता हूँ। यहाँ पे भी आ गया सिमुलेटर, ठीक है, कोई भी इसमें से आपके क्लिक कर दीजिए। टेक अ लिटिल टाइम, सॉरी ऊपर वाला नहीं, नीचे वाले से। लेकिन यहाँ देखिए एक सबसे बड़ी मैंने इसको पहले इसलिए शेयर नहीं किया कि यहाँ पे कोई थ्योरी प्रोसीजर ऐसी कोई चीज मेंशन नहीं है पढ़ने लायक। हाँ, अगर आपका सिमुलेटर नहीं खुल रहा है वहां पर, तो आप सिमुलेटर वाला काम यहाँ पे आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे देखिए ये स्लाइडर दिया हुआ है, स्लाइडर से आप यहाँ पर फोकस करते हैं, जैसे फोकस किया अब स्टार्ट बटन दबा दीजिए, स्टार्ट बटन आप दबा देंगे सो ये फिर थोड़ा सा टेकिंग टाइम पर डेवलपमेंट। देखिए अब इसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन कुल मिला के वही है। देखिए वर्नियर रीडिंग यहाँ पे आपको बड़ी साफ से दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है। आप यहाँ पे लाइट ऑन कर सकते हैं, लाइट ऑन हो गया, व्हाइट लाइट देखिए यहाँ पे आपको स्लेट नजर आने लगी। स्लेट का फोकस कर सकते हैं, टेलीस्कोप घुमा सकते हैं, ग्रेटिंग टेबल घुमा सकते हैं, फाइन एंगल कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर वो सब टेबुलेशन प्रोसीजर थ्योरी वो सब नहीं दिया है, यहाँ पे बस ये सिमुलेटर है, इसकी मदद से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो जिनका अभी तक मोबाइल में या क्रोम में नहीं खुल पाया है, अब ये जो मैंने आपको एड्रेस शेयर किया है ये आपका मोबाइल में भी खुल जाएगा। सो बहानेबाजी अब समाप्त, अब आप एक्सपेरिमेंट करिए। दूसरा सवाल ये था आप लोग का कि असाइनमेंट कैसे आप मेरे साथ शेयर करें। एज फार एज आई नो, गूगल क्लासरूम के थ्रू स्टूडेंट असाइनमेंट अपना शेयर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने कभी स्टूडेंट के तौर पे गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया, सो मैं अपने बेटे से पूछूंगा कि वो असाइनमेंट कैसे सबमिट करता है। आज मैं पूछ नहीं पाया, मैं आपको उसका कल जवाब दूंगा। कुछ चीज़ें तो भाई नई जनरेशन से सीखनी पड़ती है, सो मैं उससे पूछूंगा कि वो अपना असाइनमेंट कैसे सबमिट करता है, और फिर मैं आपको भी बताऊंगा शेयर करना, ठीक है। आगे जो डिस्कस करना है वो ये है कि मेरे वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पर देखिए लैब मैनुअल दिया हुआ है, बीसी सेकेंड ईयर का मैंने खोल के रखा हुआ है। यहाँ सारे मैनुअल्स दिए हुए हैं, पहला हम करा चुके हैं, हम दूसरे के ऊपर डिफरेंशियल रेटिंग, और यहाँ पर वो डिटेल डिस्कशन है, ठीक है। और आप देख रहे होंगे जो फार्मूला भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, a + b sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, इसी को हम इस्तेमाल करना चाहेंगे, एंड लैम्डा हमको यहाँ पर निकालना है, a + b इज द ग्रेटिंग एलिमेंट। ये जो प्रोसीजर है पहला हिस्सा पढ़ जरूर लीजिएगा, मैंने आपको बता भी दिया है। दूसरे हिस्से से हम स्टार्ट करेंगे। फिगर मैंने अभी आपको दिखाया, आप जान ही गए हैं। और जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो डिफ्रेक्शन रेटिंग के थ्रू हमें ऐसा स्पेक्ट्रम नजर आएगा, सामने जीरोथ ऑर्डर जो व्हाइट होगा, उसके अगल बगल देखिए सेकेंडरी मैक्सिमा होते हैं, पर आपको दिखेंगे नहीं, सेकेंडरी मैक्सिमा इतने वीक होते हैं। देन फर्स्ट ऑर्डर की लाइनें बहुत फास्ट फास्ट हो जाएंगी, देन सेकेंड ऑर्डर, देन थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर तो बहुत मुश्किल है नजर आना, फर्स्ट और सेकेंड ही दिख पाएगा दोनों तरफ, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट करके हम कल आपको दिखाएंगे, ठीक है। ओके, एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि फिगर में भी और हमने इस वाले नोट्स में भी आपको आप देखेंगे टेबल में, टेबल पे जाके देखिए तो मैं लिखा है कि आप 3 कलर्स करिए, वायलेट, येलो और रेड। पर आपको लैब में 3 पे करना भी है, लेकिन सिमुलेटर पे आपको रेड कलर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखता भाई रेड कलर वहां पर? एक्चुअली मरकरी लैंप में रेड कलर होता ही नहीं। मैं आपको उसका एक स्पेक्ट्रम दिखा रहा हूँ, देखिए लास्ट उसका येलो होता है 579, और उसके पहले हल्का सा ग्रीनिश येलो 546। बाकी के कलर्स होते हैं, आप इधर से वायलेट से स्टार्ट करें और ब्लू तक जाएं तो वो सारे कलर्स देखिए कई सारे अलग अलग वेवलेंथ होते हैं। चाहे कुछ तो बहुत वीक है, आप देखिए 254 या 334 तो बहुत वीक है, तो दिखेगा ही नहीं आपको। या ये 297 ये भी नहीं दिखेगा आपको। ये प्रोमिनेंट कलर दिखेंगे 365, 405, 436 जो इंटेंस है, 546, 579। तो कुछ कलर आपको ब्राइट नजर आएंगे, कुछ आपको हल्के नजर आएंगे। क्यों हल्के और ब्राइट नजर आते हैं? मेरे ख्याल से इस फिगर से इस बात को समझ पाए होंगे कि जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है वो ब्राइट नजर आएंगे, जिनकी इंटेंसिटी कम है जब येलो की इंटेंसिटी तो कम है तो ये बहुत हल्का दिखेगा, ठीक है। सो आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, मैं आपको कलर बता दूंगा, जरूरी नहीं कि आप सारे कलर करके एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखें। मैं आपको असाइनमेंट जब दूंगा तो आपको बता दूंगा किस बच्चे को किस कलर पे एक्सपेरिमेंट को करना है, या एक से ज्यादा, ठीक है। तो रेड कलर मरकरी में नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, जो मरकरी लैम्प लैब के अंदर होती है, उस मरकरी लैम्प में मरकरी तो आप जानते थे लिक्विड है ना, उसके अंदर एक गैस मिक्स की जाती है, दैट इज आर्गन। आर्गन गैस मिक्स की जाती है, आर्गन की वजह से रेड कलर होता है। तो लैब में तो रेड कलर भी नजर आता है, बट इसीलिए कहा जाता है कि मरकरी लैम्प का स्पेक्ट्रम है ना, और मरकरी लैम्प के स्पेक्ट्रम में तो रेड होता है, पर मरकरी के स्पेक्ट्रम में रेड नहीं होता। ये वाइवा का बड़ा सेट सवाल है, और जो बच्चे थोड़ा सा तेज होते हैं उनसे पूछा जाता है कि भाई रेड होता है नहीं होता है,
रेड कहाँ से निकाल दिया, मरकरी तो होता है ना। तो इसका जवाब आज ही आप जान लीजिए। चलिए अब मेरे पास 2 मिनट बचे हैं, मैं यहीं पे अपना समाप्त कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन, और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम।